श्रीदेवी की अस्थियां पवित्र गंगा में विसर्जित हो गईं। विधि विधान के साथ पति बोनी कपूर ने चांदनी को अंतिम विदाई दी। बहुत ही मार्मिक पल है ये पल है एक मां से मां के मिलन का। ये पल है चांदनी का गंगा में समा जाने का। उस चांदनी का जिसकी रोशनी से कल तक पूरा बॉलीवुड चमकता था, आज वो चांदनी गंगा में समा गई और छोड़ गई यादें, बहुत सारी यादें, सुनहरी यादें। बोनी कपूर जी अपनी पत्नी श्रीदेवी की अस्थियां लेकर आए, उनका पूजन अस्थि विसर्जन विधि विधान से करा दिया। सितारों से टूट के धरती पर आई श्रीदेवी फिर से सितारों में गुम हो गई। हरिद्वार में श्रीदेवी की अस्थियों को उनके पति बोनी कपूर ने पूरे विधि विधान के साथ गंगा में प्रवाहित किया। इस दौरान कपूर परिवार के तीर्थ पुरोहित पंडित शिव कुमार पालीवाल ने गंगा घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अस्थि विसर्जन की रस्म को पूरा कराया। इसके बाद कपूर परिवार और पारिवारिक मित्र कनखल स्थित महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी के हरिहर आश्रम पहुंचे, जहां प्रार्थना सभा करने के बाद परिवार वापस मुंबई लौट गया। शेष कर्म वो अपने मुंबई स्थान पर करेंगे। बोनी कपूर, उनके भाई, उनके रिश्तेदार और अमर सिंह जी। इस जहां से दूर अगर कहीं जन्नत है तो श्रीदेवी जरूर वहीं होंगी और अपने लिए पूरे देश के उमड़े प्यार और संवेदनाओं को देखकर एक बार फिर सितारों से जमीन पर आने की ख्वाहिश कर रही होंगी, हिंदुस्तान की जमीन पर। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और महिला दिवस के मौके पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने एक तरफ दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही महिलाओं को सम्मानित किया, तो दूसरी तरफ महिलाओं के लिए ई रिक्शा जन कल्याणकारी योजना लॉन्च की। हल्द्वानी पहुंचे सीएम ने इस दौरान वादा किया कि महिलाएं आगे बढ़ें, सरकार उनके साथ खड़ी है। वहीं मुख्यमंत्री ई रिक्शा योजना लॉन्च करने के बाद सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत खुद ई रिक्शा की सवारी करते दिखे। विधायक सर्वे बंशीधर भगत जी। कृषि से लेकर स्वास्थ्य से लेकर अगर हम देखें तो 33% से अधिक जिला स्तरीय अधिकारी हमारी आज महिलाएं हैं। तो आज हमारी बेटियां बहुत आगे बढ़ रही हैं और अभी बहुत आगे बढ़ने की गुंजाइश है। मैं आज इस अवसर पर उनको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वो आगे बढ़े, सरकार उनके साथ। ई रिक्शा जन कल्याण योजना के आज लॉन्च किया है और आज हमने 15 महिलाओं को और पुरुषों को आज ई रिक्शा से लाभान्वित किया है। इसमें हम 200 रुपये पर डे उनसे लेंगे और रिक्शा सब उन्हीं का हो जाएगा। दूसरा, आज हमने जितने दुग्ध पालक हमारे उन सबको 4 रुपये प्रोत्साहन राशि आज हमने दी है और 13 करोड़ रुपए आज हमने वितरण किए हैं। और लगभग हजारों महिलाएं, आज आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पहली बार पूरे उत्तराखंड में आज इतना बड़ा प्रोग्राम आज तक कभी नहीं हुआ। आप खुद उसके साक्षी हैं। पैसे नहीं थे और क्या कहते हैं 25,000 जमा करें इसके लिए, और सरकार ने अच्छी स्कीम निकाली है और ये रिक्शा में खुद ही चलाऊंगी। बहुत अच्छी स्कीम निकाली है, खास करके लेडीज के लिए। अगर वो कुछ नहीं कर पा रही हैं तो अपनी फैमिली के लिए अपने हस्बैंड के साथ कुछ तो सपोर्ट कर सकती हैं। और इसमें बहुत प्रॉफिट भी है कि वैसे तो हमें मिनिमम 1.5 लाख का मिलता है और इसमें प्रॉफिट मिल रहा है हमें, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है लेडीज़ को ये खरीदना चाहिए और चलाना चाहिए खुद। राजधानी देहरादून की सड़कों पर अब हाईटेक ई रिक्शा नजर आएंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से आज
शुरुआत की गई है और महिला दिवस के मौके पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और ख़ास तौर पर ऐसी महिलाएं जो अपने ऑफिस जाती हैं, रात के समय निकलती हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर सहूलियत होने वाली है। और ये तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी कैमरा बाकायदा ई रिक्शा के भीतर लगाया गया और ये भी बताया जा रहा है कि ई रिक्शा जीपीएस से भी लैस होगा ताकि इसकी लोकेशन भी ट्रेस की जा सके और आईपी एड्रेस के जरिए इसकी लोकेशन भी ट्रेस की जा सके। इस तरह के हाईटेक इंतजाम किए गए, यानी कि राजधानी देहरादून में पहली बार ऐसा मौका होगा जब एक हाईटेक ई रिक्शा नजर आएंगे शहर के अलग अलग इलाकों में, ताकि महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरह से कवायद पूरे देश भर में की जा रही, उसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार की ओर से भी एक बड़ी पहल की गई है ताकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। कैमरा पर्सन आशीष तिवारी के साथ मुकेश कुमार, ईटीवी न्यूज़, देहरादून। और आज पूरा विश्व जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है, वहीं चंपावत जिले में परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के साथ प्रशासनिक जिम्मेदारियों को भी महिलाएं बखूबी निभा रही हैं। क्या कहती हैं महिला दिवस पर जिले की महिला प्रशासनिक अधिकारी, आइए सुनते हैं। महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे हैं। महिलाओं ने हर कदम पे साबित किया है कि वो किसी से कम नहीं है और ज़्यादा महिला होने की बात है क्योंकि वो परिवार को भी पूरा ध्यान देती हैं और अपना जो भी क्षेत्र है, उनका कार्य क्षेत्र है, उसमें ध्यान देती हैं। पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई भी अन्य डिपार्टमेंट हो, सब जगह महिलाएं काफ़ी जगह उच्चाधिकारियों के पद पर है और उनको अपना मार्गदर्शक मानते हुए महिलाएं पुलिस डिपार्टमेंट में भी पुरुषों से कंधे मिलाकर चल रही हैं और परिवार के साथ सामंजस्य बिठाकर आगे अभी धीरे धीरे अपनी बातें रख रही हैं, आ रही हैं सामने। तो हमको ही लगता है कि महिला इस तरीके से अपनी बातें रखे भी और हिंसा को लेके सामने भी आए हैं, जो उनके खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने का। इसे निवेदन है कि वो समस्त बंधनों को तोड़कर आगे आएं और अपने अस्तित्व की मिसाल कायम करें। ये ऐसे बंधन है जिसने नहीं दी पहचान तुम्हें अपने अस्तित्व की, दो मिसाल इस दुनिया को तुम अपने मस्तिष्क की। और वहीं उत्तराखंड की दूसरी तस्वीर एक और है। पहाड़ी इलाकों में आज भी महिलाओं के सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं। यहां आज भी महिलाओं को रोजमर्रा के जीवन के लिए अपने जान को जोखिम में डालकर पानी, जानवरों के लिए चारे, जलाने के लिए लकड़ियां, इन सब के लिए दौड़ना पड़ता है। आप देख सकते हैं कितना दुरूह है उनका जीवन। इन 17 वर्षों में बीजेपी कांग्रेस ने बदल बदल कर सत्ता का सुख भोगा, लेकिन पहाड़ की रीढ़ कही जाने वाली इन महिलाओं की किसी ने सुध नहीं ली। और वहीं प्रदेश के आर्थिक हालात पर वित्त मंत्री प्रकाश पंत और हरीश रावत एक दूसरे को बहस के जरिए चुनौती दे रहे हैं और यह बहस ट्विटर पर हो रही है। इस चुनौती ने एक बार फिर प्रदेश में राजनीति को गर्मा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने आर्थिक हालात पर एक दूसरे को बहस की चुनौती दे डाली है। यहां तक कि पूर्व सीएम हरीश रावत ने तो वित्त मंत्री को देहरादून के गांधी पार्क में बहस का आमंत्रण तक दे दिया है। वहीं इसे मंजूर करते वित्त मंत्री ने 28 मार्च के बाद किसी भी तारीख पर बहस करने के लिए हामी भर दी है। तो ट्विटर पर पूर्व मुख्यमंत्री वित्त मंत्री को चुनौती देते हैं प्रदेश के आर्थिक हालात पर और ट्विटर पर ही वित्त मंत्री कहते हैं कि 28 तारीख के बाद कोई भी दिन चुन लीजिए और बहस कर लीजिए। प्रदेश के आर्थिक हालातों पर प्रदेश के ही दो बड़े नेता एक दूसरे को बहस का आमंत्रण दे रहे हैं। समय और जगह तय होना बाकी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये महज राजनीतिक बयानबाजी है या फिर इस बहस से प्रदेश के आर्थिक हालातों को एक नई दिशा मिलेगी। कैमरामैन अनिरुद्ध रावत के साथ रॉबिन सिंह चौहान, ईटीवी न्यूज़, देहरादून। इधर आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण के मामले पर पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सामने आया है। हरीश रावत इसके लिए पूरी तरह से भाजपा सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार के दौरान इसके लिए उन्होंने एक कानून बनाने की तैयारी की थी और इसे राज्यपाल को भेजा भी था, लेकिन इसे वहीं रुकवा दिया गया। ये सब कुकर्म जो है भाजपा ने किए और इन्होंने उस समय एक अप्रत्यक्ष दबाव पैदा किया। हमने एक बहुत अच्छा कानून बना करके गवर्नर महोदय के अनुमति के लिए भेजा। राजभवन से उसकी अनुमति नहीं मिल पाई। यदि हमको अनुमति मिल गई होती उसकी, तो आज जो
हाईकोर्ट का जजमेंट है वो नहीं होता। हाईकोर्ट के जजमेंट में जो सवाल उठाए गए हैं हमने उस एक्ट में उन सारे चीज़ों का जवाब बना करके दिया है। आपको कानूनी आवश्यकताएं तो पूरी करनी पड़ेंगी। इधर कोटद्वार पुलिस ने हनी ट्रैप की ऐसी मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है जो युवकों को पहले अपने प्यार के जाल में फंसाती थी और फिर उन्हें ब्लैकमेल करती थी, उनसे मोटी रकम वसूलती थी। आरोपी युवती ने दीपक थापा नाम के लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर ब्लैकमेल कर 20 लाख रुपए की डिमांड कर दी। ब्लैकमेल करने की इस पूरी घटना में मांग जब पूरी नहीं हुई तो आरोपी महिला ने युवक पर बलात्कार के आरोप लगाकर उसे जेल भिजवा दिया। युवती पर यह पहला मामला नहीं है, आरोपी पर पहले भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं। कोटद्वार के शांति देवी की शिकायत पर पुलिस ने युवती को गिरफ्तार किया और अब जबरन वसूली के आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश कर चुकी है। मामला इसमें चूंकि कोटद्वार कोतवाली में केस रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। इसमें पहले एक दीपक नाम के व्यक्ति को उस महिला के द्वारा जेल भेजा जा चुका था और बाद में ये भी जानकारी में आया कि उसके द्वारा पैसों की डिमांड की जाती रही और भी कई लोगों से इस तरीके की जानकारी आई है कि उसके द्वारा पैसों की डिमांड की जाती रही है। तो आज उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसे जेल भेजा जा रहा है। और अनुपम भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले पर। अनुपम, जाहिर सी बात है कि अगर कोई महिला इसी तरह के मामले में पहले वांछित थी तो क्या जब बाद में यह मामला सामने आया तो ठीक तरह से जांच नहीं की गई, बैकग्राउंड नहीं देखा गया? करने के लिए कॉल करें 14-5। लगता है संपर्क हमारा कट गया है हमारे सहयोगी अनुपम भारद्वाज से। आपको बता दें कि हनी ट्रैप का मामला कोटद्वार में सामने आया है। एक महिला ने पहले प्यार के जाल में एक युवक को फंसाया और वो इस तरह का काम पहले करती रही, ब्लैकमेलिंग करने लगी। जब ब्लैकमेलिंग का पैसा नहीं मिला तो उसने झूठे बलात्कार के आरोप में इस युवक को फंसा दिया। बाद में एक और महिला ने इस महिला की पोल पट्टी खोली, तब जाकर मामला खुला। अनुपम भारद्वाज हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अनुपम, जिस तरह के इस पूरे घटनाक्रम को हम देख रहे हैं और बात सामने आई कि इस तरह का मामला वो पहले भी अंजाम दे चुकी है, तो क्या इस मामले में इस युवती का बैकग्राउंड नहीं खंगाला गया, जांच अधूरी की गई जिसकी वजह से अब जाकर यह मामला खुला? देखिए प्रशांत, पूरा मामला ये है कि ये जो युवती थी 25 साल की युवती है और इसी तरीके से ये युवकों को फंसाती है। सबसे पहला जो कदम होता है फेसबुक के जरिए दोस्ती करो और उसके बाद उसे प्यार के जाल में फंसाओ और जब जो युवक है उसके प्यार में फंस जाता है तो कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग का जो सेकंड स्टेप है वो ब्लैकमेलिंग का आता है और पैसे ऐंठने की कोशिश की जाती है। अगर कोई पैसे देने से इनकार करता है तो उससे रेप का केस डाल के या दूसरे जो आरोप है उनको लगाकर पुलिस में केस दर्ज किया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद जितना भी दबाव हो सके, यानी कि पूरी तरह से दबाव बनाया जाता है परिवार पे, उस लोग पे, उस युवक पे। और कहीं ना कहीं कई ऐसे युवक हो सकते हैं जो इसके शिकार हुए हैं। अब पुलिस पूरी छानबीन में लगी है, पूरी पड़ताल में लगी है, कहीं इसके साथ कोई बिल्कुल कहीं ना कहीं ये पूरा मामला बेहद गंभीर है। ये एक तरह की आदत है इस युवती की जिसकी वजह से भोले वाले मासूम फंसते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनुपम आपका इस अहम जानकारी के लिए। और दिल्ली से बड़ी खबर बता दें आपको, गंगा नदी की सफाई के मामले में एनजीटी के निर्देश आए हैं। एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिए हैं, नई कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश मिले हैं। एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार से पूछा है कि गौमुख से हरिद्वार तक गंगा की सफाई के लिए क्या किया, नई कंप्लायंस रिपोर्ट के जरिए इसकी जानकारी दी जाए। 1 हफ्ते के भीतर यह रिपोर्ट दाखिल करने के एनजीटी के साफ साफ निर्देश आए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 13 मार्च को होगी।